हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15वें क्वेश्चन तक एमसीक्यूज़ कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पुराने वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी फुल लेक्चर्स चाहते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर यहीं आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग। 16वां, जो संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? आप सभी लोगों को पता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी, जैसे नागरिकता उसी दिन लागू हो गई थी। निर्वाचन की कंडीशन उसी दिन लागू हो गई थी। आपातकालीन व्यवस्था, ये सब 26 नवंबर को ही लागू हो गया। ठीक है, बट अगर आप बात करेंगे कि बाकी और जो प्रावधान थे वो कब लागू हुए, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब स्वीकार किया? तो ये देखिए, आज़ादी के पहले ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो विधिक सेवा दिवस है। तो विधिक सेवा दिवस, और जिसे एक हम लोग और बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे या विधिक जो विधि दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारी संविधान लागू हुई थी। पर ये विधिक सेवा दिवस है। सेवा का अर्थ समझ रहे हैं कि जहाँ पे आपको क्या मिलना है, समाज में कमज़ोर वर्गों को विधिक सहायता प्राप्त कराने के लिए। ठीक, तो ये दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जाता है 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेम वही जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि भारत में प्रत्येक तारीख को विधि दिवस, देखिए वो सेवा था और यहाँ पे क्या है, ये देखिए सेवा था और यहाँ पे क्या है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए आंसर इसका 26 नवंबर है। क्यों? क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अब ये देखिए, हम भारत के लोग, ये केस लॉ है और केस लॉ मेरे ख्याल से आप लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर केस लॉ के बारे में आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं आपको केस लॉज नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि केस लॉज में क्या होता है कि आप बाद में कहेंगे कि सर केस लॉज कहाँ पूछते हैं, तो मैं केस लॉज नहीं पढ़ाऊँगा। तो अगर किसी ने कमेंट किया कि नहीं सर मुझे केस लॉ भी चाहिए, तो मैं उसको केस लॉ के बारे में भी फिर यहाँ बता दूँगा। हाँ, ये देखिए केस लॉ तो नहीं है, बट एक चीज़ है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये शाश्वत और अटल है। अब देखिए प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। फिर वही वाली चीज़ है कि केस लॉ है, बहुत सारे केस लॉ इसमें मिलेंगे, तो आप केस लॉ पे उतना ध्यान मत दीजिए। 22वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? देखिए, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम भारत के लोग भारत में संप्रभु होते हैं, ना कि भारत का संविधान या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। भारत में संप्रभु हमेशा क्या होगा? हम भारत के लोग हैं। क्योंकि जब हम प्रस्तावना, इसके पहले का आपने वीडियो प्रस्तावना वाला देखा होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो लाइन जो है ये क्या है? यही आपके हम भारत के लोग हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्ता सब जनता से प्राप्त हुई हैं। क्लियर रहेगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान समर्पित है, तो किसको है? भारत के लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। तो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो अगर आपने उद्देशिका वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको मैंने बताया होगा ना कि सारी की सारी चीज़ें इतनी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बहुत दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको उद्देशिका में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो विचार जानने कुंजी है, तो हाँ है। अब देखिए,
उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती हैं, तो हाँ करती हैं। आपने पढ़ा तो देखिएगा उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, समता भी है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें धार्मिक भी मिल जाएंगी, समानता भी मिल जाएगी, ठीक है। अगला, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय और संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है कि संविधान क्या देगा, हमारी आशा क्या है संविधान से, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। लेकिन इसका आंसर जो है वो डी है, मतलब गलत आंसर जो है डी है। ये क्या है, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये संविधान का परिचय बताती है, अच्छे से बताती है, ठीक है, और उसका पूर्ण महत्व है आपके संविधान में। तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों को भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया गया है। तो आपने, अगर आप पढ़े होंगे या फिर आपने वीडियो देखी है, तो उसी हिसाब से हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये लाइन आती है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट है, ये आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं, और ये तीनों शब्द इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा है, ठीक है। अब ये जोड़ा है तो इसका मतलब क्या ये पहले संविधान में नहीं थे ये तीनों शब्द, तो नहीं थे, ठीक है। तो इन जोड़े गए शब्दों की धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, मतलब जो धारणा है वो तो निहित थी पर ये शब्द नहीं थे, ठीक है, बट प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन से 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो ये 3 शब्द आपके स्पेशली कौन कौन से हैं, समाजवादी, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दोनों तो शुरुआती लाइन में ही मिल जाएंगे और अखंडता नीचे आके मिलती है आपको, ठीक है, जब आप पूरा प्रस्तावना पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए संविधान के निर्वचन में उद्देशिका है। हाँ, अगर किसी को वाद भी पढ़ने होंगे तो वो पॉज करके पढ़ सकता है खुद से, वहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए संविधान की निर्वचन में उद्देशिका, ये क्वेश्चन है, यहाँ है जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। इसका मतलब क्या है कि संविधान में अगर कोई भी चीज़ फंसती है तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है कि संविधान क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से उठाता है, तो संविधान के निर्वचन से, यानी उद्देशिका से ही वो निर्वचन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से तो नहीं लेके आएगा थ्योरी, तो ये कहाँ से थ्योरी उठाता है, उद्देशिका से, कि उद्देशिका में ऐसा कुछ है जो हमारे संविधान में होना चाहिए। तो अगर संदिग्ध होता है तो ये कहाँ से उठाया जाता है, उद्देशिका से ही उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका है तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, ठीक है। अब ये देखिए पहला वाला अगर ऑप्शन देखेंगे तो संविधान का भाग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस स्रोत को इंगित नहीं करती जिसे संविधान का अधिकार प्राप्त है, ये भी नहीं हो सकता। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले ही पढ़ लिया। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप अपने एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिरकार इसमें पूछना क्या चाह रहा है। तो देख रहे हैं आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ है। तो देखिएगा आप कहेंगे कि हम लोग तो उद्देशिका पढ़ रहे हैं और उद्देशिका में ये तीनों शब्द हैं, तो उद्देशिका आपके प्लान में होगा। बट ध्यान दीजिएगा जब आप लोग और कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्यों, क्योंकि आपको मूल अधिकार में तो ये शब्द नहीं मिलेंगे, बट जब आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डॉक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे भी होता हुआ मिलेगा। तो उद्देशिका में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये शब्द दिया गया है।
मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको थोड़े लंबे वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको लंबे सीरीज़ भी दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इस की पीडीएफ आपको चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे मोर ऑप्शन में जाइए, जो डिस्क्रिप्शन है उसके मोर ऑप्शन में जाइए। वहाँ पे आप टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक पे जाके श्योरिटी सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों की पीडीएफ और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नए नए मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।